गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने साइन वेव पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं एनर्जी इन वेव। सपोज करो ये वेव ऐसे चल रही है, ठीक है। एक बात बताओ कि हर पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है ना? क्यों गोपी? जिसको हम ई कहते थे, याद है? और साथ में अगर वेव इधर को ट्रेवल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। क्यों? गुप्त बात समझ में आई कि अगर कोई वेव आगे जा रही है तो इसका मतलब हर पार्टिकल के पास एक तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है और साथ में एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। ठीक। तो इन दोनों चीजों से रिलेटेड हम तीन क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं। एक तो हम करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी और इसको हम कहते हैं यू। दूसरा, एक हम पावर डिफाइन करेंगे, इसको हम पी से दिखाएंगे। और एक हम इंटेंसिटी डिफाइन करेंगे और इसको हम आई से दिखाएंगे। बैकग्राउंड समझ में आई तीनों चीजों की? बेटा ये बता कि जब कोई वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स के पास एक तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि साथ में एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो इन दोनों से रिलेटेड तीन क्वांटिटीज हम डिफाइन करेंगे, एनर्जी डेंसिटी, पावर और इंटेंसिटी। सबसे पहले मैं इनकी फॉर्मूले और डेफिनेशन बता देता हूं और उसके बाद प्रूव कर दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनर्जी डेंसिटी में। यू। मेरे ख्याल से मैंने पहले बताया होगा कि जहां पे डेंसिटी वर्ड आता है ना, तो उसको हम ज्यादातर पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्यों? याद आ रहा है? डेंसिटी वर्ड अगर कहीं पे आता है तो वो काफी हद तक पर यूनिट वॉल्यूम होता है ज्यादातर जगह। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ? जो है एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। बस हो गया। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है। सेकंड, अब आ जाओ पावर। रो जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है, मीडियम का, मीडियम डेंसिटी। अब चलते हैं पावर। अच्छा, पावर जब वर्ड आता है तो ज्यादातर पर यूनिट टाइम होता है, नहीं होता? पावर ज्यादातर क्या होता है? पर यूनिट टाइम होता है। तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी बताओ? जो है पावर हो जाएगी
एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम हो जाएगी, बस हो गया। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू, तो है ही है, एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेव स्पीड, ये होता है यू इंटू एस इंटू वी। एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और वी हो गया वेव वेलोसिटी। तो इसका मतलब यू की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ये आएगी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एस इंटू वी, ये हो गया। ये भी समझ में आ गया पावर। अब चलते हैं थर्ड, इंटेंसिटी। आई, देखो जो पावर है वो तो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, बस हो गया। मतलब जो आई होता है ये होता है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक बात बताओ, इसका मतलब आई की जो वैल्यू आई उसको मैं पावर अपॉन एस कर दूं, बता गोपी। भाई ऊपर वाला था पर यूनिट टाइम और ये हो गया पर यूनिट टाइम और पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल लिया, तो पावर अपॉन एस आ गया। तो पावर अपॉन एस करूंगा तो कितना हो गया देख, ये आ गया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी हो गया, बस हो गया। क्यों, ये आ गया। अच्छा थोड़ा सा अगर मैं यूनिट वाइज देखूं तो एनर्जी डेंसिटी की जो यूनिट होगी वो जरा देखना, जूल पर मीटर क्यूब होगी। क्यों, और पावर की तो तुम जानते ही होगे, जूल पर सेकंड, या जिसको हम वॉट भी कहते हैं। क्यों, ये हो गया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर या वॉट पर मीटर स्क्वायर। गोपी समझ में आ गई बात, ठीक। तो जब कोई वेव ट्रेवल कर रही होती है तो हर पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होता है और साथ में एनर्जी का ट्रांसफर भी होता रहता है। तो उनसे रिलेटेड हम लोग तीन क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, पावर और इंटेंसिटी। अब इनके जरा प्रूव कर लेते हैं कैसे आते हैं। पहला चलते हैं एनर्जी डेंसिटी यू। अब मैंने यू को कैसे डिफाइन किया था, ध्यान से देखना। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो किया था। अब जरा एसएचएम याद करना, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला ये नहीं होता था हाफ, हाँ चलिए ठीक है, के ए स्क्वायर के लिए, लेकिन के को हम एम ओमेगा स्क्वायर भी कहते थे। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बता नहीं है, के की वैल्यू ये भी होती थी, अपॉन वॉल्यूम आ गया। अब ये होता मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा बताओ।
मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी लिख सकते हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बताओ जो है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया, बस हो गया। क्यों? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पावर का प्रूफ। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, हाँ। देखो, मान लो टी इक्वल टू जीरो पे वेव यहाँ पे पहुंच चुकी है। एट टी इक्वल टू जीरो, वेव इज हेयर। और ये वी से आगे जा रही है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो एस है। अब मुझे बताओ कि एक सेकंड में ये वी डिस्टेंस आगे चले जाएगी ना। ये बताओ एक सेकंड में डिस्टेंस मूव्ड, ये वी होगी। नहीं होता, अगर वी स्पीड से आगे जा रही तो एक सेकंड में डिस्टेंस मूव क्या होगी, वी होगी। तो मान लो ये डिस्टेंस वी होगी, सपोज करो, ठीक है। अब ये बताओ कि इतने पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा, ये बताओ इतने पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा वो एस इंटू वी होगा ना। नहीं होता, एस इंटू वी ये वॉल्यूम होगा। ठीक, ये सब 1 सेकंड की चल रही है, सारी कैलकुलेशन 1 सेकंड की चल रही है। अब देखो, इसका मतलब अब ये भी ऑसिलेशन स्टार्ट कर चुका है ना। इसका मतलब दिस वॉल्यूम हैज ऑल्सो स्टार्टेड ऑसिलेशंस। अब एक बात बताओ कि यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, इसको हमने यू बोला था ना। बताओ, यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है उसको हमने क्या बोला था, यू बोला था। ठीक, इसका मतलब इन दिस वॉल्यूम, इन दिस वॉल्यूम, किस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, एस इंटू वी, इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन वो कितना होगा जरा बता जो है, यू एस इंटू वी होगा। इसका मतलब इतनी एनर्जी और ऐड हो गई है ना। ये होता है देयरफॉर दिस मच एनर्जी, क्यों, देयरफॉर दिस मच एनर्जी इज एडेड इन 1 सेकेंड। बता समझ में आया कि नहीं आया। इतनी एनर्जी 1 सेकेंड में और ऐड हो गई है। और एक बात बता कि 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी ऐड होगी उसी को मैं पावर नहीं कहूंगा, बता जो है। ये बताओ 1 सेकेंड में जितनी भी एनर्जी ऐड होगी उसको पावर कहूंगा कि नहीं कहूंगा। तो इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ जो है, पावर का फॉर्मूला हो गया एस इंटू वी इंटू यू। ये हो गया, बस हो गया।
एक बार दोबारा सुन ले। 1 सेकंड में v नई लेंथ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब s इंटू वी नया वॉल्यूम ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। और यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन था उसको मैंने स्मॉल u दिखाया था। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी ऐड हो जाएगी बताओ। जो है स्मॉल u को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो s इंटू वी से। तो इसका मतलब 1 सेकंड में इतनी एनर्जी और ऐड हो गई। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे बताओ। जो है पावर बोल देंगे। क्लियर है गोपी? एक बार फाइनली रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। जब किसी स्ट्रिंग में या कहीं भी अगर वेव ट्रेवल कर रही होती है तो कई सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं और उनमें कुछ एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होता है और साथ में एनर्जी का ट्रांसफर भी चल रहा होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोग 3 टर्म्स पढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी, पावर और इंटेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का तो मतलब हो गया कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन है। और उसका फॉर्मूला बना था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और उसको सीधे मैंने कहा था कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हाफ के ए स्क्वायर होता था या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता था। उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया और मास अपॉन वॉल्यूम को मैंने डेंसिटी लिख दिया। तो वहां से फॉर्मूला बन गया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब पावर क्या होती थी? 1 सेकंड में जितना एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम पावर कहते हैं। और उसको मैंने कैसे समझाया कि 1 सेकंड में v नई लेंथ ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब s इंटू वी नया वॉल्यूम ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। और यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है उसको हमने स्मॉल u से दिखाया। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी 1 सेकंड में ऐड हो गई, स्मॉल u को s इंटू वी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी को हमने पावर कह दिया। और लास्ट में इंटेंसिटी मैंने बताया था कि इंटेंसिटी क्या होती है, यूनिट टाइम में यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। और वो फॉर्मूले से ही समझ में आ गया होगा कि पावर अपॉन एस के इक्वल होगा। तो ये तो 3 टर्म हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेव वेलोसिटी। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। पहले तो पुरानी बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये बी है। दूसरी बात, ऑसिलेशन, एनर्जी और मोमेंटम इस स्पीड से ट्रांसफर होते हैं। क्यों ट्रांसफर विद दिस स्पीड। तीसरी बात, ये भी तुम्हें याद होगा, डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी है। क्यों? फ्रॉम पार्टिकल वेलोसिटी यू, वो एक अलग चीज है। क्यों? फोर्थ, एक तुम्हें रिलेशन भी याद होगा साइन वेव के केस में, ये भी काफी यूज होता है आगे चल के। पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये भी याद होगा। फिफ्थ, अब v जो डिपेंड करेगा वो मेनली किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा। जो है 3 चीजें बताई थी ना, एक तो टाइप ऑफ वेव, हाँ, एक कौन सा मीडियम है, और फिर मीडियम भी अगर फिक्स हो गया तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम ये कह लो। इतना हम पढ़ चुके हैं। क्यों? इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
अब चलते हैं 6 पॉइंट। हमारे सिलेबस में, ठीक है, इन अवर सिलेबस केवल 2 वेव की वेलोसिटी आएंगी। 2 वेव वेलोसिटीज केवल ये आती है, बस हो गया। एक तो आती है ट्रांसवर्स वेव जो स्ट्रिंग में होती है, ठीक है, स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, और दूसरा एक आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल या साउंड वेव। हाँ, लेकिन तुम्हें याद है मैंने बताया था कि साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, क्यों? याद आ रहा है? इन ऑल 3 मीडिया। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। गोपी क्लियर है बता कि हमारे सिलेबस में 2 वेव वेलोसिटी है, एक तो स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, और दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल या फिर साउंड वेव, और वो तीनों मीडियम में ऐसे कह लो। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। सबसे पहली बात, टेंशन टी और मास पर यूनिट लेंथ, इसको नॉर्मली म्यू से दिखाते हैं, ध्यान रखना। वैसे वहां पे कई जगह में मैंने लैम्डा दिखाया है, लेकिन यहाँ पे म्यू कह लो। तो ये 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज आर 2 करेक्टरिस्टिक्स। 2 करेक्टरिस्टिक्स on which this speed depends। समझ में आई गोपी बात? नहीं आई? मैंने कहा था ना कि मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एक तो टेंशन और एक म्यू कह लीजिए। अच्छा, अपने लॉजिक से थोड़ा बताना कि अगर टेंशन ज्यादा होगा तो बताओ वेव स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? बता। ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। और ये बता कि अगर मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब v इंक्रीजेस एज t इंक्रीजेस एंड म्यू डिक्रीजेस। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो है कि अगर टेंशन बढ़ेगी तो v बढ़ेगा, और म्यू अगर कम होगा तो v बढ़ेगा। ठीक है, फील आ गया होगा। अब तुम्हें सीधे सीधे ना इसका रिलेशन नोट कर लेना, और कुछ नहीं करना बस। ये जो v आता है वो आता है फिर √t/म्यू आता है बेटा जो है। ये तुम्हें रिलेशन याद करना और कुछ नहीं करना।
प्रूफ वगैरह नहीं देखना इसका, ये कर लो। और चौथी बात, अब ये जो म्यू होता है ये ना रो इंटू एस के इक्वल भी होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, देखो। रो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, रो। ये तो रो आ गया। और एस हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जरा देखना ये अल्टीमेटली मास पर यूनिट लेंथ रह गया कि नहीं रह गया, बता जो। ये बता, रो हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एस हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? एस हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जरा देखना ये अल्टीमेटली मास पर यूनिट लेंथ रह गया कि नहीं रह गया, बता। बता गोपी, समझ में आई, बता जो है। तो म्यू की जो वैल्यू होती है रो इंटू एस पी होती है। तो तुम्हें बस सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है फाइनली। इसका मतलब जो वी का फॉर्मूला बना वो बन गया रूट टी अपॉन म्यू, या फिर रूट टी अपॉन रो एस। कोई डाउट? अब थोड़ा लॉज ऑफ मोशन वाले दिन याद करो। ये बता कि अगर टेंशन कांस्टेंट है तो फिर वी कांस्टेंट होगा। क्यों? और अगर v कांस्टेंट होगा तो मैं सीधे सीधे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यूज कर सकता हूं। क्यों? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसके लिए सीधे सीधे v इंटू टी यूज कर सकता हूं, या कह ले और t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूं। क्यों? एक तो ये आ गया। और सेवंथ, अगर t वेरिएबल है, ठीक है, अगर t वेरिएबल है तो फिर स्पीड वेरिएबल होगी। इसका मतलब मैं टाइम कैसे निकालूंगा? बाई इंटीग्रेशन निकालूंगा। ये भी क्लियर हो गया। एट्थ, अब एक बार वेरिएबल टेंशन को फिर से रिवाइज करवा देता हूं। वेरिएबल टेंशन एक बार फिर से याद करो। अगर वर्टिकल सिस्टम है, वर्टिकल अगर सिस्टम है तो फिर किसी भी पॉइंट पी पे, हाँ कोई भी हो बेटा, वर्टिकल सिस्टम हो, टेंशन एट पी अगर निकालनी है तो तुम्हें याद है हम ऐसे करते थे, मास बिलो दैट पॉइंट, मास बिलो पी इंटू जी इफेक्टिव। ये हो गया। और अगर हॉरिजेंटल सिस्टम है तो फिर पहले ए निकालते हैं। फर्स्ट फाइंड ए। याद है कॉमन एक्सेलेरेशन निकालते थे बेटा, जो है कॉमन एक्सेलेरेशन कई बार दिया भी होता है, और वो होता था नेट पुलिंग या नेट पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से। क्यों? ये होता था। दूसरा, सिस्टम को पी पे कट करो। क्यों? कट द सिस्टम एट पी। और तीसरा, किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी बनाओ। क्यों? एफबीडी ऑफ वन पार्ट। और
उस पार्ट के लिए, फॉर दैट पार्ट एफ नेट इक्वल टू एम ए लिख दो। फिर याद आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, पूरी चीजें याद आ गई कि नहीं आ गई? सारी चीजें याद आ गई कि नहीं आ गई? बताओ जो है ये है, कह लो बस हो गया। अब एग्जाम्पल्स करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि जहां पे कट करते थे वहां पे एक टेंशन भी दिखानी होती है ना, फिर हमें जहाँ पे कट करते हैं वहां पे एक टेंशन भी दिखानी होती है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग वेव वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। ये तीन चीजों पे मेनली डिपेंड करती है: टाइप ऑफ वेव, मीडियम और मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक। और हमारे सिलेबस में केवल दो वेव होंगी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग वेव में जो ट्रांसवर्स वेव होती है, स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव होती है। तो मैंने तुमसे कहा कि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ म्यू, और जिसकी वैल्यू रो इंटू एस के इक्वल भी है। और ये तुम्हें खुद ही फील आ रहा होगा कि v की वैल्यू तब बढ़ेगी जब टेंशन बढ़ेगा और मास पर यूनिट लेंथ कम होगा। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है v इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू, या फिर रूट टी अपॉन रो एस। अब फिर लॉज ऑफ मोशन वाले दिन आ गए कि अगर टेंशन कांस्टेंट है तो फिर स्पीड कांस्टेंट होगी। तब तो आप सीधे सीधे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डायरेक्ट लगा सकते हो। और अगर टेंशन वेरिएबल है तो स्पीड वेरिएबल होगी। और अगर तुम्हें टाइम फाइंड करना है कहीं पे तो इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। अब वेरिएबल टेंशन भी हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है कि अगर वर्टिकल सिस्टम है और मुझे किसी पी पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो उसके नीचे का पूरा मास ऐड कर देते हैं हम, इंटू जी इफेक्टिव कर देते हैं। और जी इफेक्टिव फिर तुम जानते हो जी इफेक्टिव की वैल्यू अगर वर्टिकल एक्सेलेरेशन जीरो है तो जी के इक्वल होगी। वर्टिकल एक्सेलेरेशन अगर ऊपर को ए है तो जी प्लस ए होगी। और वर्टिकल एक्सेलेरेशन अगर नीचे को ए है तो जी माइनस ए होगी। और फ्री फॉल में जी इफेक्टिव जीरो होगा। और हॉरिजॉन्टल सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पी पे सबसे पहले ए फाइंड करते हैं, कुछ केसेस में ए दिया होता है। और ए हम फाइंड करते हैं कैसे? नेट पुलिंग या नेट पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास से। फिर हम क्या करते हैं कि पी पे सिस्टम को कट कर देते हैं, किसी एक पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस पार्ट के लिए एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखते हैं। लेकिन जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो पी पे हम एक टेंशन भी दिखाते हैं जिसको हमें फाइंड करना होता है, बस इतना कहते हैं। तो ये सारी चीजें पुरानी रिवाइज हो रही थी। अब एग्जाम्पल देखो। पहले कांस्टेंट टेंशन की कर लेते हैं। एक तो ये आ जाता है सीधे सीधे, जैसे ना ये दो स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मास सस्पेंडेड है और ये मासलेस रॉड है, ध्यान रखना। तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये स्ट्रिंग वन है, ये स्ट्रिंग टू है। और दोनों सेम मटेरियल की बनी है, सेम मटेरियल। इसका मतलब म्यू की वैल्यू सेम है, ध्यान रखना। तो तुम्हें इसमें b1/b2 फाइंड करना है, कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो v इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू होगा। इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू रूट टी होगा। या v1/v2, वो रूट
T1/T2 होगा, क्यों? बता गोपी। √T1/T2 होगा, लेकिन √T1/T2 की जो वैल्यू आएगी वो इनवर्स रेशियो में चलती है बेटा, √P/A आ जाएगी बस वो। ये आंसर आ गया। ये मेरे ख्याल से पहले आया होगा कभी क्वेश्चन, कि जो T1/T2 होता है वो B/A होगा। ये पहले कभी आया होगा, वो देख लो कैसे। एक बात बताओ कि ये, इसको देख रहा हूं मैं, ये वाले को देख रहा हूँ बेटा, ये देख, इस पे ये T1 है और ये T2 है, और ये एक तरीके से mg है, ठीक है। अब ये बता, इसके अबाउट जितना टॉर्क इधर को आएगा उतना ही टॉर्क इधर को आएगा कि नहीं आएगा, बता। बता गोपी। ठीक, तो इसका मतलब T1 × A =T2 × B होगा। समझ में आ गया? तो बता T1/T2 कितना आ गया, बता जो है T1/T2, ये B/A के इक्वल आ गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना। ये प्रॉब्लम पहले भी आती है, ध्यान रखना बेटा, और भी कई जगह पे आती है, ठीक है। और भी कई जगह पे आती है कि T1/T2 सीधे सीधे क्या होगा, B/A के इक्वल होगा। और वो मैंने बता दिया कैसे। इस पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क निकाला है, और इसी के अबाउट टॉर्क क्यों निकाला, ताकि वेट का टॉर्क क्या हो जाए बताओ जो है, हाँ, जीरो हो जाए। इसके अबाउट इसलिए टॉर्क निकाला है ताकि वेट का टॉर्क जीरो हो जाए। और एक चीज और, ये मासलेस रॉड लिया मैंने, क्योंकि मैंने रॉड का वेट कंसीडर नहीं किया है। समझ गए ना, मैंने वेट ऑफ रॉड नहीं लिया है, ध्यान रखना। वेट ऑफ रॉड ये जीरो लिया है जो। तो ये प्रॉब्लम और जगह भी आती है, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल देखो। ये एक रिंग है, और इसको तुमने ना ओमेगा से घुमा के स्मूथ टेबल पे रख दिया है। और इस पे अब एक वेव पल्स चल रही है ऐसे। अब इसका देखो क्या कंसेप्ट होता है। एक्सेस वर्टिकल हुई है वैसे बेटा जो है, थोड़ा विजुलाइज कर। एक्सेस इसकी, एक्सेस ऑफ रोटेशन वर्टिकल होगी बेटा जो है, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वर्टिकल होगी। अब ये पहले भी कभी आया है वैसे, तुम्हें याद होगा कि ड्यू टू रोटेशन रिंग टेंशन में आ जाती है। रिंग इज अंडर टेंशन। याद है जब इलास्टिसिटी किया था हमने बेटा, याद है रोटेशन की वजह से रिंग टेंशन में आ जाती है, एक तो ये कहा था। दूसरी बात, ड्यू टू सिमेट्री, ये जो टेंशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। हाँ, ये भी बताया था मैंने। इसका मतलब इसमें जो V होगी मीन्स √T/μ, वो भी यूनिफॉर्म आएगी। समझ में आ रहा है? बताओ जो है, रोटेशन की वजह से टेंशन में आएगी, और सिमेट्री की वजह से टेंशन हर जगह पे कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब जो V = √T/μ होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आता है कि ये जो V निकल के आता है बेटा जो है, ये √R⍵ निकल के आ जाता है। सॉरी, रूट नहीं, R⍵। अभी प्रूव करता हूं इसको, देखो। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ जाता है कि ये जो V है ये R⍵ के इक्वल ही निकल के आ जाता है।
लेकिन ये जो v है ये ट्रांसवर्स वेव स्पीड है, हाँ ध्यान रखना, ट्रांसवर्स वेव स्पीड। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं इसमें क्या है, देखो कि ये जो v इक्वल टू आर ओमेगा निकल के आ रहा है ना, ये एक्चुअल में विद रेस्पेक्ट टू, ये रोटेटिंग स्टिक के रिस्पेक्ट में आ रहा है बेटा। गोपी कुछ समझ में आया बेटा, ये बता जो है विद रेस्पेक्ट टू ये रोटेटिंग स्ट्रिंग आ रहा है, तो ये कह ले इधर आ गया। अच्छा इसी में एक चीज और देख, अगर एक पल्स मान ले उल्टा चल रही होती है, ध्यान से देखना बेटा, जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट देखा क्या है, ये भी इधर घूम रहा है और ये भी इधर जा रही है, तो इसका मतलब इसकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये ऐड हो जाएगी, बता बता, ये बता विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बता। हाँ, तो ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे 2r ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी रही होगी, ये होता है यहाँ पे जो स्ट्रिंग की वेलोसिटी रही होगी आर ओमेगा रही होगी ना। अच्छा ये वाली वेव पल्स के बारे में आ जरा, इसमें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मेरे को निकालना है, हाँ, तो फिर ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रोटेशन की वजह से रिंग टेंशन में आती है, ये हम इलास्टिसिटी में पढ़ चुके हैं। सिमेट्री से वो टेंशन यूनिफॉर्म आती है, तो इसका मतलब जो वी आएगी वो रूट टी अपॉन मी, वो भी यूनिफॉर्म होगी। और इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये आता है कि वी की वैल्यू आर ओमेगा के इक्वल आ जाती है, लेकिन ये जो वी है वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग है। इसका मतलब अगर वो सेम डायरेक्शन में पल्स है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो डबल हो जाएगी, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बस हो गया। अब मैं जरा वी इक्वल टू आर ओमेगा का प्रूफ कर देता हूँ, वो देख लो कैसे। प्रूफ ऑफ वी इक्वल टू आर ओमेगा, ये वैसे इलास्टिसिटी में भी किया था अगर तुम्हें याद हो, अगर थोड़ा सा याद हो तो इसको इलास्टिसिटी में हमने इसका कुछ पार्ट किया था। अब कैसे देखो, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक छोटा सा पोर्शन ले लेना, ये जो सेंटर में है। मान लो डी थीटा एंगल यहां से और डी थीटा एंगल यहां से सबटेंड कर रहा है, और हम इतने पोर्शन का फ्री बॉडी बनाते हैं ना, इसमें फिजिक्स लगा रहे हैं, क्यों याद है, इसमें फिजिक्स लगाते थे, तो इस पे टी इधर को और टी इधर को, ये ए बी में लगा रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा। और उसके बाद मैंने बताया था अगर तुम्हें याद हो कि ये एंगल भी डी थीटा आ जाता है और ये एंगल भी डी थीटा आ जाता है। गोपी याद आ रहा है। अब टी के जो कॉस कंपोनेंट्स होते हैं वो तो कैंसिल हो जाएंगे, और टी के जो अंदर को कंपोनेंट्स होंगे, नहीं टी के जो अंदर को कंपोनेंट्स होंगे वो ए बी पोर्शन को सेंट्रीपीटल फोर्स देंगे, क्यों नहीं है, ए बी पोर्शन को सेंट्रीपीटल फोर्स देंगे। तो इक्वेशन क्या बनती थी बताओ, ट्वाइस टी साइन डी थीटा।
इक्वल टू मास ऑफ ए बी आर ओमेगा स्क्वायर। बता, समझ में आ गया? टी के कॉस थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, टी के साइन थीटा कंपोनेंट जो अंदर को होंगे वो इतने पोर्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। अब छोटा एंगल है तो साइन डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? ये बता, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस नहीं, डी थीटा केवल। क्यों? इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं डी थीटा। अब चलते हैं एम ऑफ ए बी। हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो है एम ऑफ ए बी का मतलब ये नहीं बना मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ ए बी। बता, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ ए बी। अब लेंथ ऑफ ए बी कितना हो गया? ये एक तरीके से आर्क लेंथ हो गया। और आर्क लेंथ क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल होता है। और एंगल कितना हो गया बता, जो है एंगल हो गया 2d थीटा। बता, कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? कॉस कंपोनेंट कैंसिल, साइन थीटा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक। और मैंने क्या क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है? साइन डी थीटा को डी थीटा ले लिया है। मास ए बी का निकालना है तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ ए बी आ गया। और लेंथ का मतलब आर्क हो गई, और आर्क का मतलब रेडियस इनटू एंगल हो गया। अब जरा देखना, टी और डी थीटा, टू और डी थीटा, ये और टू और डी थीटा कैंसिल हो गए। क्यों? ये आ गया। अब जरा देखना यहां से रूट टी अपॉन म्यू की वैल्यू, यही आर ओमेगा है कि नहीं है? जरा चेक कर, चेक कर जरा इससे। देख ऐसे देखना, टेंशन कितनी आ रही है? टेंशन की वैल्यू निकल के आ रही है म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ रही है। याद कर, देखिए यहां से चेक कर, ये आ गया। तो रूट टी अपॉन म्यू की वैल्यू आर ओमेगा आ रही है। क्यों? और रूट टी अपॉन म्यू ही क्या रहा होगा जरा बता? रूट टू अपॉन रूट टी अपॉन म्यू क्या रहा होगा? वी रहा होगा। तो इसका मतलब जो वी की वैल्यू आ गई वो आर ओमेगा के इक्वल आ गई सब। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसे करोगे। ये क्वेश्चन दो तीन बार आ चुका है, ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन दो तीन बार आ चुका है। अब चलते हैं जरा वेरिएबल टेंशन में। देखो, ये एक स्ट्रिंग है और जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू और लेंथ एल दे रखी है। ठीक है। और यहां से ऊपर को एक वेव पल्स चल रही है और ये पी पॉइंट है, बॉटम से एक्स डिस्टेंस ऊपर। अब तुम्हें क्या निकालना है? एट पी। एक तो निकालना टेंशन, दूसरा एक निकालना वहां पे स्पीड क्या होगी वेव की, तीसरा v वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है, चौथा ये मान लो a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तुम्हें टाइम निकालना है फ्रॉम a टू b। क्वेश्चन समझ में आ गया गोपी? नीचे से एक वेव पल्स ऊपर को जा रही है,
ठीक। तुम्हें पी पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, वहां पे वेव की स्पीड निकालनी है, वी वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, और वेव को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो तुम्हें और फाइंड करना है। तो देखो कैसे है। पहला, ये बताओ जो टेंशन होगी वो मास बिलो पी इंटू जी इफेक्टिव होगी, क्यों? बता गोपी, समझ में आया कि टेंशन कितनी होगी? मास बिलो पी इंटू जी इफेक्टिव। अब ये बता कि पी के नीचे कितना मास है? म्यू इंटू एक्स है। नहीं होता? पी के नीचे कितना है? म्यू इंटू एक्स, और जी इफेक्टिव यहाँ पे जी के इक्वल होगा, क्यों? ये हो गया, बस हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई फिर? टी की वैल्यू आ गई म्यू एक्स जी के इक्वल आ गई। समझ में आ गया? अब दूसरे पार्ट में आ जा। ये बताओ v की वैल्यू रूट टी अपॉन म्यू होगी? नहीं, बताओ रूट टी अपॉन म्यू होगी। और अगर टेंशन की मैं ये वाली वैल्यू रख दूं तो जरा देखना v इक्वल टू कितना आ गया, बता जो है। रूट एक्स टाइम्स जी हो गई, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक। सी। अब ये बता, v अगर रूट एक्स जी के इक्वल है तो v स्क्वायर इक्वल टू एक्स जी हो गया। तो इसको देख के बताना जरा ग्राफ क्या बनेगा। हाँ, ग्राफ बनेगा पैराबोला। लेकिन पैराबोला थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा वाला पैराबोला बनेगा बेटा जो है। ये बेसिक मैथ्स में मैंने बता रखा है कि अगर मैं v इधर लेता हूँ, x इधर लेता हूँ, तो आपके ये वाला पैराबोला बनेगा, ध्यान रखना। तुझे याद होगा ये वाला जो है बेटा जो है, क्यों? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x है, तो ये वाला पैराबोला बनेगा, ध्यान रखना जो है। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डी पार्ट। ये बता कि जो v इक्वल टू रूट एक्स जी लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मतलब v इक्वल टू रूट एक्स जी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ऑब्वियस ही बात है, कांस्टेंट वेरिएबल है। इसको इंटीग्रेशन से निकालोगे फिर, क्यों? नहीं, ये टाइम कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन से निकालोगे। और वो इंटीग्रेशन कैसे करोगे? उसको तुम dx बाई डी टी लिख देना। समझ गए ना? v को लिख देना dx बाई डी टी। तो ये बताओ डी टी इक्वल टू कितना आ गया फिर? डी टी की वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन रूट एक्स जी। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देना। टाइम में लिख देना 0 से t, और x में लिख देना 0 से l। ये क्या है? समझ में आया गोपी? पॉइंट क्लियर बेटा जो है। तो ये चार चीजें हो गई। अब जरा इसमें कुछ कंसेप्ट लिखते हैं, वो देखो क्या क्या है। पहला, एक बात बताओ कि ना, जब वेव इधर जा रही है तो एक बात बताओ, एज एक्स इंक्रीजेस टेंशन भी इंक्रीज कर रही है ना, बता। बता ये क्लियर है कि नहीं होता जो है? जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो टेंशन भी बढ़ रही है। क्यों बता? बिकॉज मास बिलो दैट पॉइंट। हाँ,
बिलो दैट पॉइंट इज इंक्रीजिंग। क्यों? अगर टेंशन बढ़ रही है तो इसका मतलब स्पीड भी बढ़ रही है। क्यों? समझ में आया? बता जो है कि एक्स के बढ़ने के साथ टेंशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है। अब एक्स बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है। तो इसलिए तुम क्या करना, अदरवाइज तुम्हें लिमिट में प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा जो है। वी को जो तुमने रूट एक्स जी लिखा था ना, इसको तुम प्लस डी एक्स बाई डी टी लिखना फिर। समझ में आ गया होगा मेरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं? गोपी बता, क्लियर है कि नहीं है? v इक्वल टू जो रूट एक्स जी लिखा था वो प्लस डी एक्स बाई डी टी लिखना। अदरवाइज फिर इंटीग्रेशन में लिमिट्स में प्रॉब्लम आ जाती है तुम्हारी जो है। ठीक। तो यहाँ पे प्लस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज एक्स इंक्रीजेस, हाँ, एक्स एक्स इंक्रीजेज वी ऑल्सो इंक्रीजेज। नहीं तो लिमिट में प्रॉब्लम आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अब चलते हैं दूसरी बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बता कि वेव वेलोसिटी को हमने कॉट अपॉन कॉक्स भी लिखा था, इसको हमने ओमेगा बाई के भी लिखा था, और इसको हमने एफ लेमडा भी लिखा था, और ये भी लिखा था कि ये टाइप ऑफ वेव मीडियम और करेक्टरिस्टिक्स। इस पे डिपेंड करती है। बता क्लियर है कि नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ये तो पुरानी बात होगी। अब क्या है देखो, फॉर गिवन टाइप गिवन मीडियम और गिवन मीडियम करेक्टरिस्टिक्स, v की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। बता, बता क्लियर है कि नहीं है? हाँ, अगर गिवन टाइप हो, मीडियम फिक्स हो और मीडियम के करेक्टरिस्टिक्स फिक्स हो, वो फिक्स हो गई। और ये जो फिक्स वैल्यू है, दिस फिक्स वैल्यू इज एफ लेमडा। बता क्लियर है कि नहीं है? ये फिक्स वैल्यू एफ लेमडा के इक्वल होगी। ठीक। अब सुनो क्या है कि जो एफ होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, सोर्स डिपेंडेंट। जैसे तुम एक चीज देखो ना, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और इतना भी मेरे ख्याल से तुमने सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल वॉइस। मेरे ख्याल से ये भी सुना होगा तुमने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी मान लो 1,000 हर्ट्ज है, तो तुम्हारी आंटी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बता जो है? वो ग्रेटर देन 1,000 हर्ट्ज होगी ना? हाँ, लेट 2,000 हर्ट्ज है। अब मेरे को एक बात बता कि
अब मेरी जो फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है, ये तो फिक्स है ना। बता समझ में आया कि नहीं आया। और इसी टाइप से ये जो 2000 हर्ट्ज है, ये फिक्स फॉर आंटी है। तो फाइनली ये बताओ कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड की, जरा बताओ, जो है सोर्स डिपेंडेंट हो गई कि नहीं हो गई। समझ में आ रहा है गोपी, नहीं आ रहा बता बेटा। जो है ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, सोर्स डिपेंडेंट होती है। ठीक। इसका, और मैंने तुमसे अभी ये बोला कि एफ इंटू लेमडा ये कांस्टेंट रहेगा। अब मेरे को ये बता कि अगर एफ बढ़ेगा देन लेमडा डिक्रीजेस। हाँ समझ में आया बेटा। जो है ये बता, जो है तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो लेमडा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो आगे से अब याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल वॉइस इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल वॉइस, लेकिन वेवलेंथ ऑफ फीमेल वॉइस, हाँ इट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ मेल वॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल तू ये देख कि एयर में मान ले साउंड स्पीड वो 330 मीटर पर सेकेंड है मान ले। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ऑल फ्रीक्वेंसीज मूव विथ सेम वेलोसिटी। बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बता ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बता दिया कि एयर में साउंड की स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सारी फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक। अब मेरे को ये बता कि इसमें जो 20 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी, हाँ इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। और वो बाय द वे कितनी होगी बेटा, जो है ये बता, वी अपॉन एफ होगा ना। वी हो गया 330 और एफ हो गया 20। क्यों, इसका मतलब 16.5 मीटर। इतनी वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ इसकी है। और एक बात बता, इसकी वेवलेंथ क्या होगी जरा बता जो है। इसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। और यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, वी अपॉन एफ। तो वी हो गया 330 अपॉन 20,000। 3 जीरो और लग गए। तो मेरे ख्याल से 0.0165 मीटर ये इसकी होगी। समझ में आ गया कि तेरी और मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम दोनों की जो वेव की स्पीड होगी वो क्या रहेगी बता जो है, सेम रहेगी। गोपी समझ में आ रहा है। तेरे और मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम एक मीडियम में बोल रहे हैं तो फिर हम दोनों की स्पीड क्या रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। इसी टाइप से एक और चीज देख। अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं, विजिबल लाइट की बात करूं
तो इसकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो रफली 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन ये बताओ कि इन वैक्यूम ऑल वेवलेंथ्स ट्रेवल विद, बता, सेम स्पीड। समझ में आया बेटा, ये बता जो है। हाँ, और वो स्पीड बाय द वे कितनी होगी, जिसको हम सी भी बोलते हैं, क्यों? वो स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। समझ में आ गया कि अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो चलेंगे सब एक ही स्पीड से वैक्यूम में। अब मेरे को ये बताइए, सबसे छोटी वेवलेंथ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बता मैक्सिमम होगी। और कितनी लिखेगा? वी अपॉन लेमडा लिखेगा। तो वी अपॉन लेमडा कितना आ गया? 3 × 10⁸ अपॉन 4000 × 10⁻⁻10। बता, समझ में आ गया ना? ये बाय द वे कितना हो गया वैसे? 3/4.7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। देखना जरा कितना आ रहा है बेटा। देख जरा। यही होगा, ठीक। और इसी टाइप से ये वाला जो आएगा, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये फिर मिनिमम होगी। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3 × 10⁸ अपॉन 7000 × 10⁻⁻10। ये कह लो बस हो गया। अच्छा, ये इस ऑर्डर की होती है, ध्यान रखना बेटा। ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये इस ऑर्डर की होती है बेटा जो है। समझ में आया कि वेव वेलोसिटी, मीडियम, टाइप ऑफ वेव और मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, और यही एफ लैम्डा के इक्वल आती है। इसका मतलब एक गिवन मीडियम में एक टाइप की वेव सब एक ही फ्रीक्वेंसी से चलेंगी, सॉरी एक ही स्पीड से चलेंगी। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। अलग अलग सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, ठीक, लेकिन स्पीड सेम रहेगी। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। तो एक चीज का ध्यान रखना कि हमारा क्या करते हैं ना, जैसे हम साउंड वेव की बात करते हैं बेटा जो है, देखना ये थोड़ा सा वो करना। साउंड वेव में अगर मैं v को मान लो 330 मीटर पर सेकेंड ले लूं, तो 20 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो 16.5 मीटर आती है। और 20,000 हर्ट्ज की जो वेवलेंथ आती है वो 0.0165 मीटर आती है। एक तो ये एडिशनल थोड़ा इंफॉर्मेशन देख लेना। और अगर मैं लाइट वेव की बात करूं और वैक्यूम में बात करूं, तो वेवलेंथ की तो तुम रेंज जानते हो, करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम हो गई। लेकिन फ्रीक्वेंसी किस रेंज की होती है? 10⁻14 हर्ट्ज, इस ऑर्डर की होती है जो है। और मैंने एक चीज और बताई कि फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। क्यों? फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज मैं और दिखाता हूँ तुम्हें ना, थोड़ा प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो, मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ ना, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वेवलेंथ डिक्रीजिंग, यही तो कह रहा हूँ।
so that v इक्वल टू एफ लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। अब थोड़ा प्रैक्टिकली वो करना बेटा, इसको एक्सपीरियंस करना। एक ये है, एक ये है। मैं इसमें धीरे धीरे ऑसिलेशन करवा रहा हूँ, स्लो। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। तो तेरे को लग रहा है वेव ऐसे बनेगी बेटा, और इसी को अगर मैं फास्ट करता हूं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है। गोपी जरा बता, फील आया कि नहीं आया? तो ये तेरे को ऐसे बनेगी। बता, ये ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने आप फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो। फील आ रहा ना? ठीक। तो जब देख तूने फ्रीक्वेंसी हाई की, तो तेरे को लग रहा है वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। अपने आप फील आया कि नहीं आया बेटा? ये बता जो है, कि अगर स्ट्रिंग में मैं आराम आराम से करूंगा, आराम आराम से करूंगा तो बड़ी बड़ी वेवलेंथ बनेगी, और उसी को अगर मैं फास्ट कर दूंगा, समझ गया ना, उसको फास्ट कर दूंगा, तो तेरे को फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी बेटा जो है। ठीक, ये हो गया, समझ गया? तो ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाते हो तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न में। ओके, थैंक यू एंड गुड डे बेटा। देख करके बताता हूँ, ठीक है? देख के बताता हूँ बेटा।